नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एमवीएम में मचा घमासान। संजय राउत ने कहा, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है, तो कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में फंस गया पेच। कांग्रेस और जेएमएम के बीच भी सीटों को लेकर नहीं बन पा रही बात। आरजेडी ने तो दे दिया अल्टीमेटम। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी याचिका खारिज। बढ़ गई पूर्व सीएम की मुश्किलें। एससी ने संविधान से समाजवाद धर्मनिरपेक्षता को हटाने के मुद्दे पर पूछा सवाल। क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया सेकुलर रहे? नोटिस जारी करने से किया इनकार। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस दौरे पर है। यह सम्मेलन रूस में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। यात्रा के दौरान पीएम मोदी समूह के सदस्यों के नेताओं और अन्य आमंत्रितों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं। यह इस साल उनकी दूसरी रूस यात्रा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास तकनीक और भारत के भविष्य के लिए एक क्लियर प्लान है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का तीसरी बार चुना जाना ये दिखाता है कि वे वास्तविक बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। अब पूर्व पीएम ने भी जमकर तारीफ की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कई फ्रंट पे एक साथ युद्ध कर रहे हैं। एक, कनाडा से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अमेरिका का डीप स्टेट किस तरह से हिंदुस्तान को नीचा दिखाने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ भारत के अंदर जिस तरीके से विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर हिंदुस्तान का विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कह दिया, कनाडा को लेकर के भी और अमेरिका के बर्ताव को भी लेकर के, और प्रधानमंत्री की तारीफ जमकर वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कोई शख्स यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। तो एक तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का परचम लहरा रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के उन्होंने तारीफ की है, तो भाई इस आदमी में जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी कि जो कोई भी, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो यूएस के पुराने प्रेसिडेंट हो या फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, हर जगह से तारीफ मिलती है। इसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान में जो वर्तमान की सरकार है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके कोई फैसले नहीं लेता है। जी, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत चल रही है, जल्द ही सब फाइनल हो जाएगा। सीट शेयरिंग में सबको थोड़ा बहुत त्याग तो करना पड़ता है। वहीं हरियाणा में करारी हार से डरी कांग्रेस अब महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसे महाराष्ट्र में विद्रोही संकट का सामना करना पड़े, इसलिए उसने पहले ही बड़े नामों को जिम्मेदारी दी है और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कमान सौंपी गई है। साथ ही ऐसे मामलों से निपटने के लिए खास प्लान भी बनाए गए हैं। इतना क्यों डरी हुई है कांग्रेस पार्टी? देखिए, बात बहुत ही छोटी सी है। अगर आपको खुद पे एतबार ना हो, खुद में आपके पास ये कॉन्फिडेंस ना हो कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, तो आप करते क्या है? आप गठबंधन में जाते हैं। आप गठबंधन में इसलिए जाते हैं क्योंकि आप बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हो, और जब आप सरेंडर कर चुके हो तो आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आपकी इस कमजोरी को जानते हैं कि भाई आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ही। कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो पूरा देश आपके ऊपर जो है सवाल खड़े करेगा कि भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस की वजह से हार गए,
और अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपकी पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा। बात बहुत ही सिंपल है। कांग्रेस पार्टी अब तक महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी का नंबर तो चौथे पांचवें नंबर पे होता था। अब आपने क्या किया? आप हारे, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, तो आपने 2 के बजाय 3 बड़ी बड़ी पार्टियों का एक गठबंधन बना लिया। एक तो खुद, पहले सिर्फ एनसीपी पार्टनर आपकी हुआ करती थी, आप इसके बावजूद बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। ये अंडर कॉन्फिडेंस जो आपका है, आपकी ये जो कमजोरी है, तभी तो आप उद्धव ठाकरे, जिसके साथ कोई वैचारिक समानता है नहीं आपकी, आप अपने साथ उनको लेकर के आ रहे हो, तो वो तो अपने हिसाब से आपको ट्विस्ट एंड टर्न करेगा। कहाँ कांग्रेस पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर लड़ती थी, 125 से ज़्यादा सीटों के ऊपर लड़ती थी। अभी स्थिति आपकी ऐसी हो गई है कि उद्धव ठाकरे डिटेक्ट कर रहे हैं कि आप 90 सीटों के ऊपर लड़ो, 100 से कम सीटों के ऊपर लड़ो। तो ये कांग्रेस पार्टी की दुविधा राहुल गांधी की बैड लीडरशिप की बदौलत है। आप अगर मजबूत हो गए होते तो आप इस तरह के प्रेशर के अंदर नहीं आते, और यही झगड़े की सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही कि अलायंस में लड़ना है या अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने पार्टी के अंदर लोगों को नाराज करना है, या उद्धव ठाकरे को खुश रखना है। जी, ये तो महाराष्ट्र की बात है। वहीं झारखंड में भी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेच अभी तक फंसा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम के बीच भी कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं राजद और भाकपा माले के बगावती तेवर ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि गतिरोध को दूर करने में कांग्रेस का थिंक टैंक जुटा हुआ है, और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत दूसरे नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव से संपर्क में है। इस बीच खबर आ रही है कि आरजेडी और माले ने जेएमएम और कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए साफ कह दिया है कि सीटों के पेच सुलझाए, नहीं तो झारखंड में 19 से 20 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कब तक मामला सलटेगा? यहाँ पे देखिए, मामला सलट जाएगा। 1-2 दिन की गिदर भपकी चल रही है आरजेडी की तरफ से। जो ओरिजिनल प्लान था इन लोगों का कि इंडी गठबंधन का, कि वो ये प्लान था कि 43 सीट्स के ऊपर लड़ेगी जेएमएम, हेमंत सोरेन की पार्टी, और 29 सीट्स, जो पिछली बार 31 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, इस बार 29 सीटों के ऊपर लड़ेगी, और 5 सीट आरजेडी को दिया जाएगा और 4 वामपंथियों को दिया जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई। जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो आरजेडी का भी मन बढ़ा, जेएमएम का भी मन बढ़ा। अब जेएमएम वाले ये कह रहे हैं कि हम तो 43 के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन आप 24 पे लड़ो, आप 24 पे लड़ो, और ये जो सीटें आपकी घट रही है उस कोटे से हम आरजेडी और वामपंथियों को देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो स्थिति महाराष्ट्र में है वही स्थिति यहाँ भी है। 31 सीट पे आप पिछली बार लड़े थे, इस बार अगर कम होगा, कई सारे लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो दुविधा, इनडिसीजन राहुल गांधी का है, इसी वजह से हर जगह सीटों के डिस्कशन में झगड़ा, लड़ाई, धमकी, गिदर भभकी दी जा रही है। जी, और अब बात केजरीवाल की। पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है। गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दर्ज मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। इसको रद्द कराने के लिए केजरीवाल ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अगर यहां से उन्हें राहत नहीं मिलती तो केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। कितनी बड़ी मुश्किल अब आने वाली है केजरीवाल। भाई देखिए, इनको कोई मुश्किल नहीं है। जो आदमी अपने बाथरूम का कमोड उठा के ले जाता हो, जो अय्यासी करने को राजनीति समझता हो, शीश महल बना लेता हो, और बहुत ही बेशर्मी के साथ दुनिया के सामने आके कहता हो कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं बंगले नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सदाचार करूँगा, हैं, मैं त्याग की मूर्त हूँ,
मुझे पूजो, और वाणी उसकी ऐसी है, कोई पहली बार नहीं है, कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है। यह हर किसी को चोर, किसी को भ्रष्टाचारी, किसी को कुछ बोलता आया है, और जिस किसी ने भी इसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाला, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के इसने माफी मांगी तमाम लोगों से, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, सारे लोगों से बड़ी लंबी लिस्ट है कि माफ कर दीजिए। यहां गुजरात यूनिवर्सिटी का मसला था, इन लोगों को शौक चढ़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए, और उस चक्कर में इन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। अब भुगतना पड़ेगा। अब जाइए, अब ट्रायल कोर्ट में गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें केजरीवाल की। जी, आखिरी खबर में बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने वाली याचिका पर कहा कि इन दोनों शब्दों को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में इस बात पर जोर भी दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो? वकील विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया, हम ये नहीं कह रहे कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ है वो मूल संविधान की भावना के खिलाफ था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो अपनी दलील विस्तार से रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि हम 18 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में इसकी सुनवाई करेंगे। क्या लगता है अगली सुनवाई में क्या होगा? देखिए, जस्टिस खन्ना क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब मिलना चाहिए देश की जनता को। भाई, प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज द प्रियम्बल? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव गिवन आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन विच राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजों को हम मानते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को ये संविधान दिया। अब कोई ये बता दे कि प्रस्तावना को जब आपने चेंज किया, दो शब्द डाले, सेकुलर और सोशल, ठीक, तो वो तारीख भी तो बदलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रस्तावना जो है 26 जनवरी 1950 की हो और आपने बीच में बदल दिया और उसके बाद वो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा तो होगा नहीं। और इसमें सीरियस डिस्कशन इसलिए भी जरूरी है कि जस्टिस खन्ना ये कह रहे हैं कि भाई सेकुलर नहीं है क्या? आप नहीं चाहते देश सेकुलर हो? अच्छा, संविधान में लिखने से सेकुलर होगा? नहीं तो नहीं होगा। जजेस का काम है संविधान को इंटरप्रेट करना इन लाइट ऑफ व्हाट। जहां कंफ्यूजन, एक तो आउटराइटली मैं बताया कि पहले पेज में ही कंट्राडिक्शन है, दूसरी चीज संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड डालना है या नहीं है, इसकी एक बहुत लंबी बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी और बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस पे जोर दिया और जिद रखी कि हम इस सेकुलर शब्द को इस संविधान में नहीं डालेंगे। अब जस्टिस खन्ना हो या कोई और जस्टिस हो, उनको लगता है कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अक्लमंद हैं, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन अगर संविधान सेकुलर है तो फिर ये बताएं कि इसी संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान में कम्युनल कानून कैसे पास हो गए? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का जो कानून पास किया गया वो क्या है? वो सेकुलर कानून है। ये आप अपने हिसाब से पता नहीं किस गुलामी मानसिकता से प्रेरित होकर आप हर चीज को उस हिसाब से देखते हैं कि आपका अपना एक आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस बना हुआ है, उसी के तहत आप चीजों को जज करते हो। दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए। समय बदल रहा है। ये पहला कंट्राडिक्शन, पहले पेज के ऊपर इतना बड़ा कंट्राडिक्शन है। चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस खन्ना, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।